नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे लगभग 10-12 दिनों से वीडियोज़ ना डाल पाने के लिए माफ़ी मांगता हूं, लेकिन ऐसा मैंने आलस्य या किसी अन्य वजह से नहीं किया है, बल्कि मुझे परिवार के किसी सदस्य को लेकर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और मैं हॉस्पिटल से कोई वीडियोज़ बना के नहीं डाल सकता था। उम्मीद है कि आप मेरी माफ़ी को स्वीकार करेंगे। फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैं घटनासार करंट अफेयर्स के पहले टॉपिक अद्यतन सार संग्रह का रिवीजन करा चुका हूं। आज हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, जो हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स पर आधारित है। इस नोट्स में हमने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, एक एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसा हमारे चैनल का नाम है उसके अनुसार हमने प्रत्येक टॉपिक को बहुत आसान बनाने की कोशिश की है, जिससे आप कम से कम समय में घटनासार करंट अफेयर्स को दोहरा पाएंगे। यदि आप इस नोट्स का PDF चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना ज़िला और आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लिखकर मैसेज करना होगा। हम आपको बिल्कुल फ्री में PDF उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी का पहला टॉपिक है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन। तो देखते हैं किन किन राज्यों में चुनाव हुए हैं हाल ही में। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मणिपुर, चौथा गोवा और पांचवा पंजाब। इन राज्यों में कहां कहां किसकी सरकार बनी है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में BJP की सरकार बनी है। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे आपकी सरकार बनी है। पंजाब दूसरा ऐसा राज्य है जहां पे आपकी सरकार बनी है। इसके पहले दिल्ली में आपकी सरकार थी। अब देखिए किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बना है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, जो कि पहले से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वे दोबारा चुने गए हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, जो पहले CM थे, वही फिर बनाए गए हैं, जबकि ये चुनाव हार चुके हैं। मणिपुर में बीरेन सिंह, ये पहले से CM रहे हैं, दोबारा फिर चुने गए हैं। गोवा में प्रमोद सावंत, ये भी पहले से CM रहे हैं और दोबारा फिर से चुने गए हैं। और पंजाब में भगवंत मान CM बनाए गए हैं। 8 जनवरी 2022 को इन 5 राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी और चुनाव परिणाम आया 10 मार्च 2022 को। अब एक एक राज्य देख लेते हैं। पहले देखते हैं पंजाब। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये विधानसभा सीटों से संबंधित है, लेकिन मैं यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं और लोकसभा की 13 सीटें हैं तथा राज्यसभा की 7 सीटें हैं। पंजाब में एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ था, जो कि 20 फरवरी को हुआ। अब परिणाम देख लेते हैं। पंजाब में आप 92 सीटों पर जीती है और उसने कुल मतों का 42% प्राप्त किया है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही है, जो 18 सीटें जीती है। तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल है, जो 3 सीटें जीता है। BJP बहुत प्रयास के बाद भी 2 सीट जीत पाई है और BSP, जो कि यूपी में भी 1 सीट जीती है, वो पंजाब में भी 1 सीट जीत पाई है। अगला फैक्ट देखते हैं। 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 17वें नंबर के। नेक्स्ट, शपथ ग्रहण शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कला में संपन्न हुआ है। यहाँ पे ये देखिए कि आप भगत सिंह के गांव में ही अपना शपथ ग्रहण समारोह क्यों की? तो जिस तरह से BJP अपना मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है, कुछ उसी तरह आप भी BJP के नक्शे कदम पर चलना चाह रही है। अब देखते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं बनवारी लाल पुरोहित। इन्होंने ही भगवंत मान को CM पद की शपथ दिलाई है। और भगवंत मान पहले क्या रहे हैं ये भी जान लेते हैं। तो भगवंत मान पहले हास्य और व्यंग्यकार कलाकार थे और ये 2014 से 2022 तक आपके लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। अगला राज्य है यूपी। तो यूपी में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 403 और विधान परिषद सीटें हैं 100, लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। यहाँ पे मतदान 7 चरण में संपन्न हुआ। फरवरी में 5 चरण और मार्च में 2 चरण। फरवरी में किस किस डेट को मतदान हुआ है? तो 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी और 27 फरवरी को। और मार्च में
3 और 7 मार्च को मतदान संपन्न कराए गए हैं। यूपी का परिणाम क्या रहा है, तो यूपी में बीजेपी 255 सीटें जीती हैं और इसे कुल मतों का 41.3% प्राप्त हुआ है। ये जो सीटें हैं ये सिर्फ बीजेपी की हैं, लेकिन जो बीजेपी गठबंधन यूपी में बना था उसकी कुल सीटें 273 हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आती है जिसे 111 सीटें मिली हैं और इसे कुल मतों का 32.1% प्राप्त हुआ है। तीसरे नंबर पर अपना दल सोनेलाल वाली पार्टी है जिसे 12 सीटें मिली हैं। चौथे नंबर पर राष्ट्रीय लोक दल है जिसे 8 सीटें प्राप्त हुई हैं। फिर है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इसे 6 सीटें मिली हैं। नेक्स्ट है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल जिसे 6 सीटें मिली हैं। अगली पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे 2 सीटें मिली हैं। नेक्स्ट है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी, इसे भी 2 सीटें मिली हैं। और लास्ट है बहुजन समाजवादी पार्टी, इसे 1 सीट मिली है। अगला फैक्ट है पहले की तुलना में अब की बार सर्वाधिक 48 महिलाओं ने चुनाव जीता है। पूर्ण बहुमत से लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का कारनामा 37 वर्ष बाद हुआ है, जो कि बीजेपी द्वारा संभव हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट है 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। इसी तरह से एक वाक्य में कई प्रश्न छिपे होते हैं, आपको उन प्रश्नों को याद रखना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं और उप मुख्यमंत्री 2 लोग बनाए गए हैं। एक जो पहले से उप मुख्यमंत्री रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे अब की बार नए बनाए गए हैं ब्रजेश पाठक। और मंत्रियों की जहां तक बात है तो कुल 54 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें से 18 कैबिनेट मंत्री और 14 स्वतंत्र प्रभार वाले और 5 महिला मंत्री हैं। नेक्स्ट राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा सीटें हैं 70 और लोकसभा सीटें 5 तथा राज्यसभा सीटें 3 हैं। उत्तराखंड का परिणाम क्या रहा तो देख लीजिए, यहाँ पे बीजेपी 47 सीटें जीती है और इसे कुल मतों का 44.3% प्राप्त हुआ है। कांग्रेस 19 सीटों पर विजयी रही है और बीएसपी 2 सीट जीत पाई है तथा निर्दलियों ने भी 2 सीटें जीती हैं। हारने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी को राज्य का लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया है। पुष्कर सिंह धामी सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं, ये 45 वर्ष की उम्र में ही राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और यहाँ लोकसभा की सीटें 2 हैं तथा राज्यसभा की 1 ही सीट है। यहाँ पे 2 चरण में मतदान हुए हैं। पहला चरण था 27 फरवरी को और दूसरा चरण संपन्न हुआ है 3 मार्च को। यहाँ का चुनाव परिणाम क्या रहा है, बीजेपी को 32 सीटें 60 में से 32 सीटें मिली हैं और इसे कुल मतों का 37.8% प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी को 5 सीटें प्राप्त हुई हैं, जनता दल यूनाइटेड को 6 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 5 सीटें और निर्दलियों को 3 सीटें प्राप्त हुई हैं। कुकी पीपुल्स अलायंस को 2 सीट प्राप्त हुई है। नोंगथोम्बम बीरेन सिंह राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं यल गणेशन। इन्होंने ही बीरेन सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अगला राज्य है गोवा। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और लोकसभा की 2 सीटें यहाँ पे हैं और राज्यसभा की 1 सीट। परिणाम क्या रहा गोवा का, गोवा में पुनः बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी को कुल 20 सीटें प्राप्त हुई हैं और इसे कुल मतों का 33.3% प्राप्त हुआ है। कांग्रेस 11 सीटों पर विजयी रही है, निर्दलीय 3 पर और आप 2 सीटों पर विजयी रही है। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई हैं और रेवोल्यूशनरी गोवंश पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई है और इसमें से महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का समर्थन बीजेपी को प्राप्त हुआ है और 3 निर्दलियों का भी समर्थन बीजेपी को प्राप्त हुआ है। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका शपथ 28 मार्च 2022 को हुआ है और गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने ही प्रमोद सावंत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अगला टॉपिक है जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। तो पहले देख लेते हैं जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। ये कब भारत की यात्रा पर आए हैं तो ये 19-20 मार्च 2022 को भारत की यात्रा पर आए थे। किस लिए भारत आए थे, ये 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। समझौता क्या क्या हुआ भारत और जापान के बीच, तो भारत और जापान के बीच 6 समझौते आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हुए हैं
और 7 ऋण करार भी भारत और जापान के बीच हुआ है। और क्या समझौता हुआ है? भारत जापानी सेबों का आयात करेगा और जापान भारतीय आमों का आयात करेगा। अगला टॉपिक है 6 भारतीय हवाई अड्डों को ASQ अवार्ड्स 2021 मिला है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ASI जारी करती है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के कितने एयरपोर्ट शामिल हैं? तो कुल 6 एयरपोर्ट शामिल हैं। चयन का आधार क्या रहा है? बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन, यानी आकार और क्षेत्र के आधार पर चयन किया गया है। ये रिपोर्ट कुल कितने मानकों पर आधारित है? तो ये रिपोर्ट कुल 33 मानकों पर आधारित है। 6 भारतीय हवाई अड्डों में कौन कौन से शामिल हैं? तो इसे कई श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है प्रतिवर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्री जिस एयरपोर्ट पर आते हैं, उनमें शामिल है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, ये लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, ये लगातार 4थे वर्ष शीर्ष पर है। दूसरी श्रेणी है प्रतिवर्ष 15 से 25 मिलियन यात्री जिस एयरपोर्ट पर आते हैं, उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को। अगली श्रेणी है प्रतिवर्ष 5 से 15 मिलियन यात्री जिस एयरपोर्ट पर आते हैं, उसमें कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। अगली श्रेणी है वे हवाई अड्डे जहां प्रतिवर्ष 2 से 5 मिलियन यात्री आते हैं, तो उसमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट शीर्ष पर है। अगला टॉपिक है भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क। भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खोला गया है, जिसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला उद्यमी पहले से ही इस पार्क में अपना व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने की तीव्र इच्छा व्यक्त कर रही हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है और ये भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क है। अगला टॉपिक है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20। इसे किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसे जारी करने में किनका सहयोग रहा है? तो विश्व बैंक की स्वास्थ्य विशेषज्ञ सीना छाबड़ा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश सरवाल का भी इसमें सहयोग रहा है। तैयार करने में किन संस्थाओं का सहयोग मिला है? तो विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सहयोग राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी करने में प्राप्त हुआ है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। पहला राज्य है केरल, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर आंध्र प्रदेश और 5वें पर महाराष्ट्र है। अंतिम स्थान यूपी को प्राप्त हुआ है। हालांकि प्रदर्शन में सुधार के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है। इसके बाद प्रदर्शन में सूचकांक के मामले में दूसरे स्थान पर असम आता है। छोटे राज्यों में शीर्ष पर है मिजोरम और मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट का शीर्षक था स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। रिपोर्ट में किन राज्यों को सुधार के मामले में निगेटिव अंक दिए गए हैं? तो उनमें है हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक। वर्तमान रिपोर्ट चौथी रिपोर्ट है और ये 2017 से जारी की जा रही है। अगला टॉपिक है IIT मद्रास ने ARIIA यानी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया। IIT मद्रास इस रैंकिंग में लगातार तीसरे वर्ष टॉप पर रहा है। टॉप 10 में 7 IITs शामिल हैं। देख लेते हैं कि टॉप 10 में कौन कौन से संस्थान शामिल हैं। पहला है IIT मद्रास, दूसरे पर है IIT बॉम्बे, तीसरे पर है IIT दिल्ली, चौथे पर है IIT कानपुर, 5वें पर है IIT रुड़की और 6वें पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और 7वें पर है IIT हैदराबाद और 8वें पर है IIT खड़गपुर, 9वें पर है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट और 10वें पर है मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पर दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है और तीसरे नंबर पर नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की श्रेणी में पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज शीर्ष पर है। निजी विश्वविद्यालय श्रेणी में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोर्धा उड़ीसा पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सबसे नवीन निजी कॉलेज की रैंक में शीर्ष पर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली
केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों की श्रेणी में सबसे ऊपर है और उसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कोझिकोड का स्थान है। अंत में इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।